जहाँ पे अलग अलग जगह पढ़ोगे तो उन संस्थाओं के बारे में, उस सिस्टम के बारे में आपको अलग से पढ़ने को मिल जाएगा। पर करंट के साथ अपन कुछ चीजें देख लेते हैं। तो अपन ने पहली चीज जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। या फिर दूसरी तरीके जब पॉलिटी पूछी जाती है तो उसमें ये पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से मेंबर या सदस्य आरपीएससी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो ये थोड़े से ये पॉलिटी के क्वेश्चन हो जाते हैं। जब अपन पॉलिटी पूरी पढ़ेंगे तो वहां अब तक के अध्यक्ष की कौन कौन से रहे, 10, 15, 16, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये पॉलिटी का पार्ट हो गया। पर वर्तमान कौन है? उत्कल रंजन साहू, ये आपके करंट का पार्ट हो गया। अब अपन को ये चर्चा में क्यों आया मेनली, तो आरपीएससी तो वैसे भी हमेशा चर्चा में ही रहती है, पर राजस्थान गवर्नमेंट ने पहले तो इसमें सुधार किया। और उस सुधार में क्या किया कि पहले इसके 7 मेंबर और एक अध्यक्ष ये होते थे, है ना। 7 मेंबर और एक अध्यक्ष, मतलब ये 7 मेंबर ये संस्था थी। अब उसे बढ़ाकर कर दिया है 10 मेंबर प्लस एक अध्यक्ष। और अब इसमें कितने लोग हो गए? 11 लोग हो गए। अब ये इसमें कितने सदस्य हो गए? ये अध्यक्ष सहित 11 सदस्यीय संस्था है। जब आपको पॉलिटी में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि आरपीएससी में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं, तो उसमें कितना आ जाएगा? 11। या खाली ये पूछा जाए आरपीएससी में कितने सदस्य हैं, तो 10 आ जाएगा, है ना। वर्तमान तो ये राजस्थान गवर्नमेंट में इसने सुधार किया है। और सुधार करते हुए क्या किया कि जो पहले 7 और 1 थे अब उसको कर दिया है 10 प्लस 1। एक सुधार तो ये किया है। उसके अलावा ये चर्चा में क्यों है, इसके 2 बड़े होनहार व्यक्ति थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा क्यों दिया कि वो ऐसा ही एक भर्ती है, उसके प्रकरण में ये बहुत तरीके से नाम इनके छप चुके थे, कोर्ट ने भी इनको संज्ञान में लिया हुआ था। मतलब इनका जैसे आप बोल रहे हो जुगाड़ में, उन तरह नाम उछल उछल के सामने आ रहा था। इनका बार बार नाम का उल्लेख हो रहा था। और उस नाम के उल्लेख होने के पीछे इनकी जो खुद की गुडविल थी वो तो खत्म ही हो चुकी थी। निश्चित रूप से ऐसे लोगों की यदि इन ऐसे चीजों में उन्होंने भाग लिया, मतलब गलत चीजों का साथ दिया है, या कहीं भी जो एक आम पब्लिक है उसका विश्वास तोड़ा है, संविधान की चीजें तोड़ी हैं, या जो रेगुलेशन चीजें उनके नियम विरुद्ध कार्य किया, तो गुडविल किया उनको जो भी सजा मिले वो भी कम है। क्योंकि आम तुम सोच के देखो, जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है वो बहुत मिडिल फैमिली का करता है, बहुत पैसे वाले प्रिपरेशन नहीं करते। पैसे वाले क्यों अलग ही जगह जाते हैं, वो खुद का, ये तो अपन बहुत ही मिडिल फैमिली होती है वो ही इन जॉबों के लिए ज्यादा सोचती है। तो एक बहुत ही गरीब मिडिल फैमिली, उन सब लोग कितनी चपेट में आए। अब सोच के देखो, कोई आदमी पॉइंट 10 से रहे, पॉइंट 20 से रहे, और उसकी पता चले कि यार इतने लोग तो फर्जी पेपर लेके लग गए, तो उसको कितना दुख होता होगा। हम्म। तो इन सब में इसके पहले तो एक थी मंजू शर्मा। मंजू शर्मा वैसे बहुत ही इंडिया की पॉपुलर हस्ती है। जानते हो मंजू शर्मा के बारे में, सुना है कभी? नहीं सुना नहीं। होगा। खैर, मंजू शर्मा है कुमार विश्वास की पत्नी। कुमार विश्वास का नाम तो सुना होगा आप सबने, नहीं सुना क्या? नहीं। अरे क्यों मजाक करते हो, कुमार विश्वास का नाम नहीं सुना आपने? नहीं सर, हम किस किस का नाम याद रखेंगे। ओए होए, हाँ, किस किस का नाम याद रखोगे। अच्छा, आपने कभी कभी भी अपने यूट्यूब पर गजलें ऐसी चीजें नहीं सुनी? नहीं अच्छा, गजलें नहीं वंश में सुनते तुमने हम लोग। कुमार विश्वास का नाम नहीं सुना? सर, गजलें तो कोई और ही सुनता है, हम स्टूडेंट थोड़ी तो सुनेंगे। सर इसमें क्या हम गजलें कविता अरे गजले ये छोड़ो, कवित्री सबसे हम नहीं ज्यादा पढ़ते ये, सर। अब मैं बताता हूँ इनकी एक कहानी भी। कुमार विश्वास बहुत ही सिंपल, हम जैसे ही आदमी थे, एक गरीब परिवार से थे, कोई ऐसे पैसे वाले नहीं थे। आज वो बड़ी नाम हुआ है तो क्या है, ये बेसिकली कविताएं करते थे। और कविताएं करते थे कॉलेजों में। कॉलेजों में जो मंचों पे जो अपने फेयरवेल वगैरह प्रोग्राम होते हैं उनमें कविताएं करते थे। और उन कविताओं के थ्रू इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। यदि नहीं सुना हो तो ऐसा करना, कृपा करके यूट्यूब पे सर्च कर लेना। वैसे ऐसा हो नहीं सकता जो आपने सुना नहीं हो कुमार विश्वास के बारे में। बहुत सारी कविताएं ये लिखते हैं, बहुत सारी कविताएं, मेनली जो इनका कहने का तरीका, जिनकी आवाज, बहुत ही पॉपुलर चेहरा है। मतलब आपको पता होगा, अब ये आप सब लोग ऐसे कह रहे होगे। तो कुमार विश्वास की पत्नी थी मंजू शर्मा।
जिसमें एक मेंबर ये भी थी, तो इनका भी नाम उस एसआई की भर्ती में प्रकरण में बार बार उछल कर आ रहा था, तो बाद में इनको भी अपना इस्तीफा देना पड़ा, है ना। और उसके बाद संगीता आर्य थी एक, ये संगीता आर्य जी भी पूर्व मुख्य सचिव की पत्नी है, इनका भी नाम बार बार उछल के आ रहा था, तो इनको भी अपना इस्तीफा देना पड़ा। खैर, अपन को ये चीजें भी इतनी याद रखने के लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं कि मंजू शर्मा, पर अपन को जनरली ये क्वेश्चन में पूछी जाती है, इनमें से कौन से मेंबर नहीं रहा है। अब किसी का कोई ऐसा इस्तीफा दिया, क्यों दिया, कार्यकाल से पहले इस्तीफा दिया, तो ये आगे जाकर हमको बहुत जगह अलग जगह इनको नाम पढ़ने को मिलेगा। मंजू शर्मा, संगीता आर्य। अपन को अभी जो याद रखना है वो इतना ही रखना है कि आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उत्कल रंजन साहू। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 10+1, है ना। वर्तमान में आरपीएससी के मेंबर कितने हैं, 10+1, 11 सदस्यीय आरपीएससी की संस्था है ना। ये चीज आपको अभी याद रखनी है। उसके अलावा क्या किया था, 3 सदस्यों की नियुक्ति की, और उन 3 सदस्यों में सबने क्या कॉपी खोल रखी होगी, कौन बताओ 3 सदस्यों के नाम। मैं बताऊं? सर नेम पूरा पता नहीं है, बस ऐसे नाम याद है, बताऊं? हेमंत, अशोक, सुशील। ओके, हेमंत, अशोक और सुशील, बहुत बढ़िया। 3 सदस्यों की भी नियुक्ति की, हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कलवार और डॉक्टर हेलो सुशील बिस्सू। डॉक्टर सुशील बिस्सू, इन 3 लोगों की अभी नियुक्ति की है, अपन को ये भी याद रखनी होगी। हेमंत प्रियदर्शी ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर है, रिटायर्ड, इनकी एक नियुक्ति की है। और एक है डॉक्टर अशोक कलवार, ये प्रोफेसर है, टीचर है ये। और एक की है डॉक्टर सुशील बिस्सू, ये मेडिकल डॉक्टर है, चिकित्सक है। तो इन 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की है, और वर्तमान में जो अपने आरपीएससी के अध्यक्ष है वो उत्कल रंजन साहू है ना। अपन को आरपीएससी में आगे और पढ़ लेंगे, आरपीएससी के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, पर इतना सही याद रखना है ना। अब इसमें कोई ऐसी समझाने की अपन को मेनली ये आपको करंट की चीजें पॉइंट टू पॉइंट, इतनी सारी अपन ने बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है, वो नॉलेज के लिए ठीक है, अपन को पता होना चाहिए भाई आरपीएससी है क्या, इन पूरी संस्था के बारे में क्या, आरपीएससी कैसे कार्य करती है, ये चीजें तो अपन नहीं करेंगे, ये तो पॉलिटी में करेंगे। अपन ने ये लिखा आरपीएससी है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उत्कल रंजन साहू, और 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। उसके अलावा वर्तमान सदस्य संख्या 7 से बढ़ाकर 10+1, 11 सदस्यीय कर दी गई है। अब बताइए राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, वी श्रीनिवासन। वी श्रीनिवासन राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। जनरली जो मुख्य सचिव बनता है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, बहुत सीनियर होता है, लास्ट में जाकर 57-58 वर्ष की जाके एज में जाकर जब नंबर आ पाता है मुख्य सचिव बनने का। और ये मुख्य सचिव नौकरशाह में सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जितने भी नौकर हैं सब इसके नीचे होते हैं, जितने भी ऑर्डर पास होते हैं सब इसकी सहमति से पास होते हैं। ये मुख्यमंत्री को सलाह भी देता है, और जितने भी काम कार्य किए जाते हैं मुख्य सचिव के नाम से किए जाते हैं एक तरीके से। तो मुख्य सचिव सबसे बड़ा एक तरीके से नौकरशाह में सबसे बड़ा होता है, कौन, मुख्य सचिव, और उसी के अंडर में सारे कार्य होते हैं, पूरे राज्य के कार्य इसी के अंडर में होते हैं। और भी मुख्य सचिव, जैसे ये तो मुख्य सचिव हो गया, और अलग अलग मंत्रियों के अलग सचिव होंगे, और सीएम के भी और सारे बहुत सारे सचिव होते हैं, सह सचिव अलग होते हैं, उप सचिव अलग होते हैं, पर ये जो मुख्य सचिव होता है वो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है नौकरशाहों में। जो सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है उसको मुख्यमंत्री या अपनी पसंद के किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर को बना सकता है, कोई भी आरएएस मुख्य सचिव नहीं बन सकता, ओनली आईएएस ही, जो प्रॉपर आईएएस रहा, प्रॉपर अच्छी रैंक थी, कलेक्टर रहा हुआ है, उसको ही मुख्य सचिव के तौर पर कोई मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। पहले परिपाटी थी कि जो भी सीनियर होता था सबसे वो मुख्य सचिव बन जाता था, लेकिन अब ये हो गया जो मुख्यमंत्री को पसंद है सीनियर आईएएस ऑफिसर हो बस,
उसे मुख्य सचिव बना देते हैं। तो वर्तमान में वी श्रीनिवासन है। और इनसे पहले कौन थे, किन की जगह ली इन्होंने, जगह किसकी ली है बताओ। सुधांशु पंत। सुधांशु पंत की इन्होंने जगह ली है ना। ये इससे पहले ये सुधांशु पंत जी थे और अब वी श्रीनिवासन वर्तमान में मुख्य सचिव है। ठीक है, एक चीज आपको ये याद करनी है, मुख्य सचिव। अब कुछ नवंबर माह में पुरस्कार मिले और ये पुरस्कारों के बारे में ये मानना कितनी बार कितने एग्जाम में पूछे जा चुका है अब तक, है ना। तो ये साहित्यिक पुरस्कार, केंद्र सरकार भारत सरकार साहित्य पुरस्कार प्रदान करती है। साहित्य से तुम्हें समझ आ ही रहा होगा, साहित्य के तुम कुछ विद्यार्थी भी हैं। साहित्य का मतलब लिटरेचर, है ना, जो अलग अलग, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, राजस्थानी का हो, जिन्होंने अलग अलग कविताएं कहानियों के माध्यम से कुछ अलग लिखा है, कुछ अलग रोचक कहानियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, तो उसमें ये साहित्यिक पुरस्कार दिए जाते हैं। एक तो ये बाल में दिए जाते हैं, मतलब जिनकी एज 18 से कम वर्ष की है उनको दिए जाते हैं बाल में, और एक दिया जाता है युवा को, है ना, बाल में और युवा को। तो अपने जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला, या राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार किसको मिला, किस भाषा में, राजस्थानी, है ना। या फिर पूछा जाता है जिस भी व्यक्ति को जो पुरस्कार मिलता है उसकी कृति का नाम, कि भाई इनको किस लिए पुरस्कार मिला, कौन सी कृति लिखी इन्होंने जिसके लिए इन्होंने पुरस्कार मिला। जो बाल साहित्य में पुरस्कार मिला है वो मिला है भोगीलाल पाटीदार को। वंशिका बेनटीट के बताओ इन्होंने कौन सी कृति लिखी है। पखेरु नी पीड़ा। इन्होंने कृति लिखी पंखेरु निपीड़ा। कोमल युवा में किसको मिला है, पूनम चंद्र कुछ ऐसे। पूनम चंद गोदारा। गोदारा। सायका आपने करंट की पढ़ी है नहीं पढ़ी, करंट थोड़ी बहुत खोल के देखी थी कि सायका। जी सर, देखी थी कल। अच्छा, तो फिर पढ़ा है हुआ है आपने ये सब कुछ। थोड़ा थोड़ा। ओके, तो युवा में पुरस्कार किसको मिला, क्या लिखा पूनम चंद गोदारा ने कि जिसे इसको युवा साहित्य का पुरस्कार मिला। पता नहीं सर। ओके, जूही आपने देखा, नहीं। अन्नू, हाँ सर। तो क्या कृति लिखी इन्होंने पूनम चंद गोदारा ने, अंतस्रे आंगने। इन्होंने कृति लिखी अंतसरे आंगनी। ये जो बाल साहित्य के पुरस्कार है, ये मान के चलना, बाल साहित्य और युवा साहित्य, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो हर साल दिया जाता है और हर साल में हर एग्जाम में लगभग ये जब ये आसपास दिया जाता है तो पूछा ही जाता है ना। तो ये अपन को हमेशा थोड़े से याद रखने हैं। या फिर ऐसे पूछ रहे थे 2025 में किसको मिला, है ना। अब जैसे अपने जुलाई जो अगस्त सितंबर जो भी पूरे 2026 में 2025 का पूछने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो ये अपन को ये याद ही रखने, बाल साहित्य में और युवा साहित्य में दोनों। ठीक है, वंशिका ये बताइए राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड किसको मिला। चिन्नोई दुग्ध उत्पादन समिति। घिनोई दुग्ध उत्पादन समिति को ये राष्ट्रीय बाल गोपाल रत्न अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड। ये भी अवार्ड भारत सरकार ने दिया है। अब जैसे गोपाल से पता चल रहा है कि दूध से संबंधित या कृषि पालन से पशुपालन से संबंधित ये पुरस्कार मिलता है, और ये किसको मिला है, गिनोई। सर घिनोई या चिनोई। चिनोई है। अरे वो घिनोई है, आपके नोट्स में वो टाइपिंग मिस्टेक्स है। अच्छा। गिनोई दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति। और ये कहां पे स्थित है, ये है जयपुर में।
उसके बाद मैंने आपको राजस्थान के ललित कला अकादमियों के 9 कलाकारों के अलग अलग पुरस्कार थे, वो भी। तो कुछ बताया कि शिवपाल कुमावत को कौन सा मिला, क्या किसके लिए मिला है? डिल्यूजन सेकंड। डिल्यूजन सेकंड। वंशिका सही सही बता, किताब तो खोल के नहीं रख रखी। नहीं खोल रखी है ना, खोल रखी है? आधी खोल रखी, नहीं खोल रखी। ओके। तो इस तरीके से 9 साहित्य ललित कला के अकादमी के मैंने 9 साहित्य पुरस्कारों के बारे में बताया गया था। तो उनको भी एक बार देख लेना, वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कि इतने सारे हैं, कई बार पूछ लेते हैं, कई बार इतने डीप में नहीं पूछते हैं, तो अपने लिए इतनी ज्यादा वो है नहीं। पर ये है जो मैंने अभी आपको जो बिंदु कराए वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक कराया था राज्य स्तरीय वाटर शेड महोत्सव का शुभारंभ। राज्य स्तरीय वाटर शेड महोत्सव। अब ये क्या है, जैसे अलग अलग महोत्सव हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ, किसने शुरुआत की, कहाँ स्थापित हुआ, ये सारे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राज्य स्तरीय वाटर शेड एक महोत्सव था, और जैसे आपको वाटर शेड के नाम से चल रहा है कि पानी से संबंधित, पानी के निकास से संबंधित, पानी के जल संरक्षण से संबंधित ऐसे कुछ कार्य किए होंगे, ऐसी सरकार की कोई योजनाएं होंगी, और उनके लिए एक कोई योजना आई और उनका शुभारंभ किया। और वो शुभारंभ कहाँ से किया, अपन को ये बस पूछना है कि ये कहाँ से किया, डायरेक्टली ये पूछा जाता है ज्यादातर। तो वाटर शेड महोत्सव शुभारंभ कहाँ से किया कोमल जी? यस सर। कहाँ से किया है वाटर शेड महोत्सव शुभारंभ? उंडवा गांव में। उंडना गांव से ये शुरुआत किया था। उंडना। सर ऊंडना है या ऊंडवा है? ये उडवा है, उंडवा, ये है उंडवा। कैसे कैसे नाम है। हाँ, अब गांव के नाम तो आप आसपास, अपने आसपास देख लेना कैसे कैसे मिलेंगे। और मैं मेरे आसपास के, हो सकता है आपको वो तो आपके नाम के वैसे सुन सुन के वैसे आगे हो, नाम ऐसे लगते हो नॉर्मल। ऐसे मैं मेरे इधर के 2-4 नाम बताऊंगा तो भी आपको ऐसा लगेगा, है ना? बताओ एक बार। हाँ, तो उंडवा गांव। अन्नू कौन सी पंचायत समिति कौन सी थी वो? अन्नू? हाँ सर। खेरवाड़ा। खैराबाद पंचायत समिति। और पंचायत समिति का पता होगा आपको क्या होती है? सबसे लोकल स्तर पर अपने पंचायत होती है, और पंचायत जो ऊपर बॉडी होती है वो पंचायत समिति होती है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे गांव आते हैं। और पंचायत समिति के ऊपर होती है तहसील, और तहसील के ऊपर होता है अपना जिला, है ना? तो पंचायत समिति कौन सी थी वो? खैराबाद। और खैराबाद ये कहाँ पे? ये है कोटा में। अब इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने खैराबाद में कुछ दिन पहले एक योजना और शुरुआत की थी। वो शुरुआत की थी कौन सी? इसको क्या हो गया आज? एक योजना शुरुआत की थी, वो की थी बर्तन बैंक योजना। और ये योजना है, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब किसी योजना के बारे में पढ़े वो कई सालों तक चलती है। तो ये मान के चलना, जो योजना के एक बार पढ़ लिया तो उसको, तो योजना को तो कम से कम अच्छे से, क्योंकि वो बार बार आपको इस साल एग्जाम दिया, अगली साल दिया, और कोई बड़ा एग्जाम दिया, सब में आपको ले देगा, कुछ करेक्शन हुए, वो बार बार आपको पढ़ने का मौका मिलता है, पढ़ने की उनकी जरूरत पड़ती रहती है। तो बर्तन बैंक योजना की शुरुआत की थी खैराबाद से ही। ये इसमें यह था कि भाई जो अपने शादी ब्याहों में, फंक्शनों में इतने सारे प्लास्टिक का यूज होता है, अपन छोटी सी फंक्शन करते हैं तो कि इसमें खाएंगे, चम्मच, प्लेट, या ये सारी चीजें किसके आते हैं? प्लास्टिक के आते हैं। और तो उन प्लास्टिक की चीजों का उपयोग कम हो सके, इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक बर्तन बैंक योजना शुरू की। और उसमें ये था कि आप प्लास्टिक की चीजों का उपयोग कम करो, और उसकी जगह आप स्टील के बर्तनों का उपयोग करो, और उन स्टील के बर्तनों को राजस्थान सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी। आपका फंक्शन है, आप उससे पहले आप हमें इन्फॉर्मेशन दो, उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, और आप जितने आपकी जरूरत है बर्तनों की, उतने बर्तन आप स्टील के ले जाओ, उनका उपयोग करो, साफ करके वापस दे जाओ। तो इस तरह की ये योजना, बर्तन बैंक योजना भी खैराबाद पंचायत समिति से शुरुआत की थी। और यहीं से एक योजना और शुरुआत की थी,
मोबाइल बीज बैंक। मोबाइल बीज बैंक। इसमें जो वनस्पति बीज होते हैं फसलों के, उनके वनस्पति उनको संरक्षण सेंटर्स है, तो उन सेंटरों की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, वो भी यहीं से शुरुआत की थी, है ना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम दीर्घा का अनावरण किसने किया? वासुदेव देवनानी ने। वासुदेव देवनानी ने, है ना, उनका अनावरण किया था वंदे मातरम दीर्घा का। और ये कहाँ पे स्थित है? ये है राजस्थान विधानसभा डिजिटल म्यूजियम। डिजिटल म्यूजियम में, है ना। अन्नू जी आप ये बताइए, वासुदेव देवनानी वर्तमान में किस पोस्ट पर हैं? मुझे लगता है अन्नू गायब हो गई। सहायिका, वासुदेव देवनानी कौन है इस समय? नहीं पता। जूही, अरे आप सब लोग गायब तो नहीं हो गए? मोबाइल को चालू करके छोड़ जाते हो। कोमल, सर नहीं पता, ये वीडियो में नहीं। अच्छा अच्छा, लिखा ही नहीं ये तो। नोट्स तो मैंने वासुदेव अपने किसी के देवनानी नहीं लिए। मैंने बताया तो था, जब वीडियो में तो बता रखा मैंने। विधानसभा अध्यक्ष। ये वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है। सर देखा ही नहीं तो कहाँ से। हाँ, प्रॉब्लम तो ये देखा ही ना, तो पता कहाँ से चलेगा। तो ये वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है। विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है? जो अपनी विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा, उसकी जो कार्यवाही चलती है, मीटिंग चलती है, उन सबको जो मॉनिटरिंग करता है या सब कैसे चीजें कंट्रोल करता है, ये संवैधानिक पद है। और एक ये मान के चलो आप, एक कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के बराबर सिमिलर पद है। विधानसभा के अंदर तो सब कुछ चलता है, वो विधानसभा अध्यक्ष की चलती है। ये चाहता है जो होगा, ये चाहता है जो नहीं होगा। अंदर तो बाहर चाहे मुख्यमंत्री की चलती है, लेकिन विधानसभा में तो सारी चीजें इनकी चलती हैं। तो वो राजस्थान के जो विधानसभा अध्यक्ष है, वो वासुदेव देवनानी जी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है। और इससे पूर्व गहलोत सरकार में अपने सीपी जोशी जी राजस्थान विधानसभा के मुख्य अध्यक्ष थे। इसके बाद मैंने आपको एक जल से जन भागीदारी में राजस्थान का कौन सा स्थान है, उसमें तीसरा बताया था। और एक और आपको बताया था कि सीएम भजनलाल ने यमुना सरदार 150 के तहत यमुना यात्रा शुरू की। वो 8 राज्यों से होकर चल रही है। और वो राजस्थान में जयपुर से उसका जो शुरुआत की, वो भजनलाल जी ने शुरुआत की थी, है ना। तो ये आपने शायद देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। और उसके अलावा मैंने बताया था एक राष्ट्रीय जल मिशन, है ना। राष्ट्रीय जल मिशन में एक सम्मेलन हो रहे हैं, और इनको कौन करवा रहा है राष्ट्रीय जल मिशन सम्मेलन को? जल शक्ति मंत्रालय है। अब इसमें क्या हो रहा है कि 4 सम्मेलन होंगे, है ना। तो इनका मंत्रालय इस सम्मेलन करवा रहा है। और कितने सम्मेलन होंगे? 4 का आयोजन होगा। उनमें से एक का कहाँ हो रहा है? जयपुर में। वो पहला सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? क्षेत्रीय सम्मेलनों का, ये जयपुर में इनका आयोजन हो रहा है। सॉरी। उसके अलावा बताया था मैंने आभा आईडी के बारे में। आभा आईडी क्या होती है? जूही बताओ आप, आभा आईडी क्या होती है? क्या सर? आभा, आभा ऐप सुना है? आभा? हाँ, खैर नहीं सुना होगा, पर जो लोग यदि हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको जरूर पता होगा कि आभा आईडी क्या होती है, आभा ऐप क्या होता है। जनरली जो गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स में जांच वगैरह होती हैं, आप दिखाने जाते हो या आपको पर्ची कटवानी हो, तो आप आभा ऐप के थ्रू भी कटवा सकते हो। आभा ऐप में आपके सारे जो जन आधार है उससे लिंक होता है, और उसमें आप जितने भी आपका डॉक्टर को दिखाओगे, कोई जांच आएगी, सारा उसमें रिकॉर्ड होता है। किसमें? आभा ऐप के थ्रू, है ना। तो इसमें यह है कि आभा आईडी में राजस्थान का कौन सा स्थान है ना। आभा आईडी बनाने में राजस्थान का स्थान कौन सा है? कौन वंशिका? तीसरा। राजस्थान के स्थान कौन सा है? तीसरा, है ना। ये आप समझ चुके क्या? वो साने दीदी को ऐड कर लो। ओके।
सारा रिक्वेस्ट भेजो। उनसे बोलो रिक्वेस्ट भेजे। बोल दिया। है ना। तो आभा आईडी क्या होती है, ये अपनी जितनी मेडिकल सी सुविधाएं उनसे संबंधित होती है। मेडिकल जांच हो वो भी रिपोर्ट अपन को आभा आईडी के थ्रू, आभा ऐप के थ्रू अपन को सारी रिपोर्ट मिल जाती है। ये जन आधार और आधार से लिंक होती है। तो इस तरीके स्वास्थ्य से संबंधित, मेडिकल से संबंधित सारा एक परिवार का, एक एक व्यक्ति का सारा रिकॉर्ड इसमें मिल जाता है, जिसको अपन हॉस्पिटल में दिखाते समय भी इसके थ्रू, जैसे अपन लाइन लगी होती है बहुत बड़ी सारी, है ना, तो अपन ने क्या किया, आभा ऐप डाउनलोड किया और आभा ऐप की एक अलग लाइन होती है। तो छोटे अपने हॉस्पिटल है ना, आप अपने चौमू में जाओगे तो आप देखना, कभी गए हो तो, कि 2 लाइन